गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। फॉर बीएससी पार्ट सेकंड फिजिकल केमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सेकंड के अंदर हम बात कर रहे थे। कल हमने पूरा देखा कि किस तरीके से एक सेल होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट में पढ़ा था, वैद्युत अपघटनी सेल। उसके बाद मैंने आपको वैद्युत रासायनिक सेल के बारे में बताया था, किस प्रकार से कैथोड एनोड होते हैं, किस प्रकार से उसका सेल डायग्राम बनता है। अब हम आज बात करेंगे नेन्सर्ट समीकरण के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? नेन्सर्ट समीकरण। नेन्सर्ट समीकरण क्या है? देखिए, नेन्सर्ट समीकरण ये जैसे मान लीजिए, मैं आपको एक बार डायग्राम से बता देता हूँ। ये जैसे मान लीजिए आपका सेल है, ये आपके इलेक्ट्रोड हो गए दोनों। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ये आपका गैल्वेनोमीटर हो गया, ये आपका लवण क्षेत्र हो गया। सारा मैंने डायग्राम पिछली क्लास में बना दिया था। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। अब देखिए, आप मेरी बात ध्यान से समझना। वहाँ पे अपन सेल पोटेंशियल जनरेट नहीं करते थे, वहाँ पे बैटरी से पोटेंशियल दिया जाता था, या मैं कह दूँ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से अपन किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को या वैद्युत अपघटन का अपघटन कराते थे। और फिर हम क्या करते थे, उसको धातुओं की शुद्धिकरण प्रक्रिया में उसको काम में लेते थे कि भाई इलेक्ट्रोड के ऊपर कौन सी धातु जाएगी, एनोड पे कौन सी जाएगी, कैथोड पे कौन सी जाएगी, वो वाली। यहाँ पे क्या करेंगे हम, इलेक्ट्रिक केमिकल एनर्जी को, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे मान लीजिए मैंने इसमें जिंक सल्फेट डाल दिया, इसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट डाल दिया, और ये इलेक्ट्रोड मैंने जिंक का ले लिया, डैनियल गैल्वेनिक सेल में लेते हैं, इसमें कॉपर का ले लिया। यहाँ से क्या होगा, इन इलेक्ट्रोलाइट की जो एनर्जी है, जिसको अपन बोलते हैं केमिकल एनर्जी, उस केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मतलब बोले तो अपने को क्या बनाना है, यहाँ पे पोटेंशियल क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है? पोटेंशियल विभव। अब आपको पता होना चाहिए कि विभव अगर आप क्रिएट करेंगे तो जितना ज़्यादा उस सेल से विभव हमें प्राप्त होगा, उतना ही ज़्यादा वो सेल अच्छी दक्षता का माना जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? तो सेल विभव यहाँ पे क्या है, देखो, दो प्रकार का सेल विभव अपन पढ़ने वाले हैं। एक तो अपन पढ़ेंगे मानक परिस्थितियों में ई नोट सेल ज्ञात करना, और एक बात करेंगे किसी भी ताप दाब सांद्रता पर सेल का विभव ज्ञात करना, जिसको हम ई सेल से प्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं, समझ लीजिए आप लोग, यहाँ पे जो कंडीशंस होती हैं वो कंडीशन होती है टेम्परेचर की, तो 298 केल्विन। प्रेशर यदि होगा, दाब जिसको कहते हैं अपन होगा, अगर गैसेस कोई स्पीसीज अपन काम में लेते हैं तो 1 एटमॉस्फेरिक, और जो सांद्रता होगी इलेक्ट्रोलाइट की, अभी जो भरते हैं ना भाई इलेक्ट्रोड को, जिनमें लोग होते हैं, उसको लेते हैं अपन 1 मोलर। ये कंडीशंस होती है, इसको स्टैंडर्ड कंडीशंस बोलते हैं। कि टेम्परेचर लिया जाएगा वो 298 केल्विन टेम्परेचर, जिसको अपन 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोल सकते हैं। एक वायुमंडलीय दाब लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? एक वायुमंडलीय दाब, और सांद्रता होगी 1 मोलर, इस तरीके से। और एक है कि आपको इनको ई नोट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ई नोट सेल। इसको अपन इनके ऊपर इनकी वैल्यू फिक्स रहेंगी, क्योंकि जब भी टेम्परेचर आप 298 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक और 1 मोलर लेंगे तो हमेशा ही ये कंडीशन रहेगी। और इस कंडीशन के ऊपर क्या नाम है कि आपका जो फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। ये फॉर्मूला रहेगा ई नोट सेल निकालने का। अब देखिए, ई नोट कैथोड, ई नोट एनोड की वैल्यूज आपको दी हुई मिलेंगी एग्जाम में। हमेशा आपको ई नोट कैथोड और ई नोट एनोड आपको दिया हुआ मिलेगा। ध्यान रखना, देखिए कैथोड पे है ना हमेशा अपचयन होता है। क्या होता है? जो कैथोड होता है, एक होता है एनोड, इस पे हमेशा अपचयन होता है,
और इस पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है। कैसे? अपचन का मतलब होता है कि कोई भी धातु होगी उसके ऊपर कोई भी चार्ज होगा, जिसको मैंने एन बोला है, तो वो एन इलेक्ट्रॉन लेगा और एन इलेक्ट्रॉन लेकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में, और वो इलेक्ट्रोड पे जाके चिपक जाएगा। क्योंकि सॉलिड होगा तो छड़ पे जाएगा, लिक्विड होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जाएगा। कैसे? ये मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर वो मेटल सॉलिड बनता है तो इस छड़ के ऊपर या इस छड़ के ऊपर जाकर के चिपक जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, और इसके ऊपर जाएगी कौन सा चार्ज है, प्लस चार्ज, तो इसके ऊपर जाकर के वो चिपक जाएगा। और अगर लिक्विड बनेगा तो वो इस सॉल्यूशन के अंदर नीचे आ जाएगा। आप यहाँ आगे देखेंगे तो ये ध्यान रखना, ये जो है वो है एनोड, और ये जो है वो है कैथोड। एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होता है, कैथोड पर सदैव अपचयन होता है। तो देखिए इसमें ये रिएक्शन होती है। और इसकी बात करें तो इस पे क्या होगा कि जो मेटल है ये उल्टी, इसमें इलेक्ट्रॉन को लेना अपचयन कहलाता है, इसमें क्या होगा, वो अपनी ऑक्सीकरण के अंक के अनुसार इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ये प्रोसेस होती है एनोड के ऊपर। तो ध्यान रहे इसके कैथोड के सेल को किस तरीके दिखाया जाएगा। ध्यान दीजिए, ई नोट कैथोड कब होगा, जैसे उस पर रिएक्शन हो, इसको दिखाया जाता है हमेशा एम एन प्लस ओब्लिक एम। ये ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि एम एन प्लस किस में कन्वर्ट हुआ है, एम में, और इसको दिखाया जाता है एम एम ओब्लिक एम एन प्लस। ये डिफरेंस है, ध्यान दीजिएगा। अगर एम एन प्लस ओब्लिक एम का मतलब तो ये होता है कि एम एन एम में चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो अपचयन हो रहा है, और इसमें है कि एम एम एन प्लस में चेंज हो रहा है, मतलब ऑक्सीकरण हो रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो फार्मूला है, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो फॉर्मूला है ई नोट सेल बराबर ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, ये जो फॉर्मूला है वो इस रूप में लिखा गया है, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से लिखा गया है। किसके हिसाब से, इसके हिसाब से, इसके हिसाब से नहीं दिया हुआ है। मतलब इस फॉर्मूले को यूज करने से पहले आपको जो भी आपको ई नोट कैथोड और ई नोट की जो वैल्यूज दी हुई मिलेंगे, जो मान दिए हुए मिलेंगे, वो आपको इस फॉर्मूले में दिए हुए होने चाहिए, एम एन प्लस एम। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझा देता हूं, इसको बोलते हैं मानक अपचयन विभव। मानक अपचयन विभव, इसको ये बोला जाता है। एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। ध्यान रखना, वैल्यू आपको अपचयन विभव में दी हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर एम एन प्लस ओब्लिक एम का मतलब है कि एम एन का एम में अपचयन हो रहा है, जबकि एम ओब्लिक एम एन प्लस का मतलब होता है कि एम का एम एन प्लस में ऑक्सीकरण हो रहा है। चूंकि ये फार्मूला केवल अपचयन विभव के लिए ही काम करेगा। आपके पास में या तो दिया हो, जैसे मैं कहूँ एग्जांपल देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा पहला लिखा मैंने जैसे ई नोट सेल जिंक प्लस 2 ओब्लिक जिंक, इसके लिए वैल्यू मिलेगी आपको -0.76 वोल्ट। बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्लियर है ये, बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है, जिंक को +2 जिंक में कन्वर्ट हो, तो अपचयन भी वो हो गया। अगर आपको ये दिया हुआ मिले ई ओब्लिक जिंक +2, तो ध्यान रखना, गलती मत कर देना, ये ऑक्सीकरण विभव है, ये मानक ऑक्सीकरण विभव है, क्योंकि जिंक +2 में चेंज हो रहा है, तो वहां पे आपको दिया हुआ मिलेगा +0.76 वोल्ट। तो ऐसा आपको देखना है कि अगर ऐसा कुछ दिया हुआ है तो आप तुरंत क्या करना, इसको उल्टा कर देना, जिंक +2 को पहले ले आना, जिंक को इधर ले देना, और इसके सिंबल को उल्टा कर देना, माइनस कर देना। या तो आपको ऑलरेडी जिंक +2 से जिंक में दिया हुआ मिलेगा, नहीं दिया हुआ मिलता तो उल्टा दिया हुआ मिलता, तो आप उस वैल्यू का सिंबल चेंज कर देना, साइन चेंज कर देना। जैसे कॉपर के लिए क्या होता है, ई कॉपर +2 ओब्लिक कॉपर, और इसकी वैल्यू आती है +0.34 वोल्ट। तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो भी है वैल्यू सही है, क्योंकि एसआरपी है। ध्यान रखना हमेशा एक बात का और ध्यान रखना कि एक, यदि इसको मैं दोबारा लिख देता हूं, एक गैल्वनी या मैं कहूं विद्युत रासायनिक सेल में
दोनों इलेक्ट्रोड, एक कैथोड होगा और एक क्या होगा, एनोड। दोनों इलेक्ट्रोडों में से जिस इलेक्ट्रोड का मानक अपचयन विभव अधिक होगा वह कैथोड का कार्य करेगा एवं कम वाला एनोड का कार्य करेगा। समझिए कैसे, ये आपके पास में पता नहीं है आप कौन एनोड है कौन कैथोड है, तो आप ऐसे पता लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक ई नोट दे दिया, आपको Mn+/m वैल्यू, मतलब नाम नहीं लिख रहा मैं, एक की वैल्यू दे दी +1.08 वोल्ट, दूसरे की वैल्यू दे दी Mn+/m बराबर +0.74 वोल्ट, तीसरा दे दी, और इसमें पूछ लिया कि इसमें से कैथोड कौन होगा। तो ध्यान रखना इसकी वैल्यू ज़्यादा है तो ये कैथोड होगा और ये क्या होगा, एनोड होगा। A फॉर एनोड और C फॉर कैथोड। इसी तरीके से मान लीजिए आपको कह दिया एक Mn+/mm की वैल्यू है -0.76 वोल्ट और दूसरे की है Mn+/m बराबर -0.34 वोल्ट। अब देखिए ये दोनों ही कैथोड की तरह व्यवहार करने लायक नहीं है, क्योंकि इनके लिए अपचयन विभव का मान माइनस में आ रहा है। लेकिन ज़्यादा कौन होगा, तो कम माइनस वाला ज़्यादा होगा, तो अपन ये कह सकते हैं यहाँ पे ये कैथोड की तरह वर्क करेगा और ये किसकी तरह वर्क करेगा, एनोड की तरह। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। और फिर देखिए वैसे भी मैं आपको बता दूँ कि ज़्यादातर केस में अगर ये वैल्यूज़ की भी जरूरत नहीं पड़ती, जो सेल आरेख में बाईं तरफ होता है वो एनोड होता है और जो दाईं तरफ होता है वो क्या होता है, कैथोड होता है। जैसे मैंने लिखा जिंक/2 और ये आपका कॉपर, ये लवण सेतु कॉपर। तो आप हमेशा ध्यान रखना ये इधर वाला हमेशा क्या होगा, एनोड होगा और इधर वाला क्या होगा, कैथोड। ये अंडरस्टूड है। लेफ्ट साइड में, बाईं साइड में हमेशा कौन होगा, एनोड, और ये क्या होगा, कैथोड। देखो ये वाला आधा सेल है, ये वाला आधा सेल है और दोनों के दोनों किस में डूबे हुए हैं, लवण सेतु के अंदर डूबे हुए हैं। इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि हम निकाल सकते हैं कि कौन एनोड होगा और कौन कैथोड होगा। कल हम बात करेंगे जो अभी अपन ने बात करी है ना नैनसेट इक्वेशन के बारे में, कि किसी भी कंडीशन पे, ये तो जैसे अपन ने बात करी मानक परिस्थितियों में, ये तो बात करी मानक परिस्थितियों में, अब हम बात करेंगे किसी भी ताप एवं दाब की कंडीशन में ई सेल कैसे निकालेंगे नैनसेट इक्वेशन से।